हेलो हाय नमस्ते, आप सभी का स्वागत है ऑन द लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। मेरा नाम प्रतीक नायक है और मैं आपको वेलकम करता हूं हमारे प्लेटफॉर्म लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पे। इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म है और हम कंटिन्यू कर रहे हैं तमिलनाडु बोर्ड की इतिहास में, जहां हमने मिडिवल इंडिया की शुरुआत की थी। एंड विद इन मिडिवल इंडिया वी वर टॉकिंग अबाउट द पीरियड ऑफ अर्ली हिस्ट्री और द अर्ली मिडिवल इंडिया। ये वो पीरियड है भारतीय इतिहास को, जो पीरियड को 750 से 1000 सी के बीच में हम लोग इसको जोड़ते हैं। ये वो पीरियड है जहां हम लोग को 1000 से लेके करीबन 1200 सी तक का पीरियड भी देखने को मिलेगा। और ये वो पीरियड है जहां भारत के अंदर पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन के साथों साथ फॉरेन इन्वेजन्स का प्रभाव भी होता है। इसी के दृष्टिकोण में और इसी के ही कंटिन्यूएशन में हमने आपको पिछले क्लास के अंदर पढ़ाया था कि मिडिवल इंडिया के अंदर जब से दिल्ली के सुल्तान आए, ये दिल्ली के सुल्तान जब सत्ता के ऊपर आए उसके पहले के पीरियड में भी हमारे पास एविडेंसेस है कि एक ग्रेजुअल प्रोसेस के थ्रू वी विल सी कि जो विदेशी आक्रमण हुए थे, ये विदेशी आक्रमणों के कारण भारतीय इतिहास में ये सुल्तान की एस्टेब्लिशमेंट होती है। और इस इन्वेजन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल सी कि हमने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था कि अरब इन्वेजन ऑफ सिंध की शुरुआत होगी। एक ऐसा इन्वेजन जिसके थ्रू हमको देखने को मिला कि सिंध के इतिहास ने करवट बदल दी। एक ऐसा इन्वेजन जिसके कारण भारतीय इतिहास के ऊपर एक इम्पैक्ट हुई। खैर ये इम्पैक्ट लिमिटेड बेसिस के ऊपर थी, ऐसा बहुत सारा ऑथर्स का मानना था, पर शुरुआत अरब इन्वेजन ऑफ सिंध से होती है। इसी के कंटिन्यूएशन में हमें देखने को मिलता है कि करीबन 1000 तक आते आते गजनी का आक्रमण होगा और उसके बाद करीबन 1190 तक आते आते हमें देखने को मिलता है कि घोरी का आक्रमण होगा। हम इन दोनों फॉरेन इन्वेजन्स को पढ़ेंगे। पिछले क्लास के अंदर हमने अरब इन्वेजन ऑफ सिंध के ऊपर डिस्कस किया था कि अरब्स क्यों आए थे, कैसे आए थे, उनकी क्या बैकग्राउंड थी, किन परिस्थितियों में अरब की एंट्री भारत के अंदर होती है। और हमने ये भी समझने की कोशिश की थी कि अरब इन्वेजन कितनी इंपैक्ट क्रिएट करता है इंडिया के ऊपर। तो अगर आपको पिछले क्लासेस याद होगा तो वी हैव कवर्ड अप दिस मच पार्ट। आज हम यहां से आगे जाने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि गजनी का आक्रमण कैसे हुआ। वही मोहम्मद गजनी जो अफगानिस्तान से आता है, वो अपने आप को एक टाइटल देता है बूट शिकान का। इसको लेके इतिहासकारों के अंदर बहुत सारे दोहरे मत ममांतर है, बहुत सारे ओपिनियन है। जहां एक ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि मोहम्मद गजनी एक ऐसा शासक था जिसने भारत के ऊपर आक्रमण किया और आक्रमण करने के पीछे के जो इंटेंशंस थे, ये इंटेंशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक डिबेट चलती है। और डिबेट में यह भी कहा जाता है कि गजनी के इन्वेजन्स के पीछे एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट जुड़ा हुआ है। दूसरा ग्रुप ऑफ हिस्टोरियन है जिसका यह मानना है और उनका यह कहना है कि गजनी के भारत के ऊपर इन्वेजन्स के पीछे इकोनॉमिक एस्पेक्ट नहीं, बट कि एक रिलीजियस और मिलिट्री और पॉलिटिकल एंगल भी जुड़ा हुआ है। तो हम ये डिबेट्स के ऊपर भी चर्चा करेंगे। आई विल बी कमिंग टू दिस डिबेट्स, आई विल बी डिस्कसिंग ऑन द डिबेट साइड एज वेल कि वाई मोहम्मद गजनी सीन एज अ वेरी डिबेटेबल कैरेक्टर इन इंडियन हिस्ट्री और इसकी क्या भारत के इतिहास के साथ लिंकेजेस है। हम आपको पढ़ाएंगे कि कैसे मोहम्मद गजनी ने एक नहीं दो नहीं पर 16-16 दफा भारत के ऊपर आक्रमण किया। और ये 16 दफा जब भारत के ऊपर आक्रमण हुआ तो भारत के शासक, इंडिया के जो रूलर्स थे, वो मोहम्मद गजनी के इन्वेजन्स को रिपेल नहीं कर पाए, यानी कि रोक नहीं पाए। नहीं रोक पाने के कारण भी क्या थे उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। थोड़ा बने रहिए हमारे साथ और इसके ऊपर और आगे बढ़ेंगे। पर बढ़ने से पहले मैं आपको वेलकम करता हूं हमारे अनअकैडमी के एप्लीकेशन के ऊपर, कोर्स के ऊपर, जहां इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स 300 से ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस किए पिछले साल। इसके साथ साथ अभी अगर आप अनअकैडमी में हमारे साथ जुड़ते हो, जहां आपको लाइव क्लासेस मिलते हैं जीएस और ऑप्शनल दोनों के, इंक्लूडिंग द कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग एंड डाउट सॉल्विंग सॉल्यूशंस। अभी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो ये कोड के थ्रू तो आपको 50% ऑफ मिलेगा इन द सब्सक्रिप्शन। तो जरूर से जुड़िए हमारे साथ ऑन दी अनअकैडमी एप्लीकेशन टू मेक द मैक्सिमम आउट ऑफ इट। नई बैचेस हमारी शुरू हो रही है। आरंभ बैच, हिंदी मीडियम की भी बैच है। इनफैक्ट आपको कोई भी क्वेरी है तो आप ये नंबर के ऊपर जरूर से कॉल करिए एंड यूज दिस कोड पीएन लाइव फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट एज वेल। आपको बड़ा लाभ होगा इससे।
ऑफलाइन बैचेस, ऑनलाइन बैचेस, कोई भी आप क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हो। ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करोगे तो भी आपको ऑनलाइन के क्लासेस का एक्सेस अनअकैडमी की तरफ से दिया जाएगा, तो जरूर से इसका लाभ उठाइएगा। खैर चलते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं दी अरब इन्वेजन ऑफ सिंध के साथ साथ भारत के ऊपर गजनी के आक्रमण की शुरुआत कैसे हुई, और ये जो गजनी के जो शासक थे वो मूलतः से भारत के ऊपर आक्रमण क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। तो आप देखिए कि पिछले क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि भारत में जो सबसे पहले अरब्स आए, ये अरब्स की दो ब्रांचेस भारत के अंदर निकल के आई। एक तो अरब्स ऑफ मुल्तान और दूसरे अरब्स ऑफ मंसूरा। ये दोनों की दोनों जगहें हैं जिसके बेसिस के रूप में हमें जानकारी मिलती है कि अरबों की जो शाखाएं हैं वो भारत के अंदर निकल के आती हैं। ये अरबों के प्रभाव के कारण धीरे धीरे बहुत सारी कम्युनिटीज ऐसी थी जो सेंट्रल एशिया में रहती थी। बहुत सारी कम्युनिटीज ऐसी थी जो वेस्ट एशिया से जुटे जो ट्रेड रूट से उसके ऊपर रहती थी। सॉरी माय बैड। तो बहुत सारी कम्युनिटीज ऐसी थी जो सेंट्रल एशिया में रहती थी, बहुत सारी कम्युनिटीज ऐसी थी वो जो वेस्ट एशिया के साथ कनेक्टेड थी। ये जितनी भी कम्युनिटीज थी ग्रेजुअली हमें देखने को मिलता है कि भारत की तरफ आने की कोशिश करेगी, और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल सी कि देयर विल बी अ ग्रुप ऑफ पीपल जो धीरे धीरे इस्लाम के फोल्ड में आएंगे, अपने आप को इस्लाम के चैंपियन के रूप में कहने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि हमको भी अपना पॉलिटिकल और रिलीजियस मैसेज लेके जाना है और हमको भी खलीफा को खुश करना है। इस बेसिस के रूप में हमको ये देखने को मिलता है कि जब अरब एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, ये अरब एम्पायर के डिक्लाइन के बाद गजनविड किंगडम जो है उसका डेवलपमेंट आपको मिलेगा। एक्चुअली वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको यहाँ से देखने को मिलता है कि जब अरब एम्पायर का डिक्लाइन हुआ तो एक किंगडम निकल के आया था जिसका नाम था समानिड एम्पायर, और ये समानिड किंगडम हुआ करता था। ये समानिड किंगडम अगर आप देखोगे तो एक टाइम के ऊपर वेस्ट एशिया को पकड़ के रखा था, खास करके आज की ईरान से लेके सेंट्रल एशिया वाले रीजन को। पर ये समानिड एम्पायर भी टूट जाता है और उसमें अंदर से ही अगर आप देखोगे तो हमें देखने को मिलता है कि लोकल किंगडम्स निकल के आए। ये लोकल किंगडम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखने को मिलता है कि स्लेवरी सिस्टम यानी कि जो गुलामी प्रथा है, ये गुलामी प्रथा के तहत बहुत सारे शासक एक एक करके निकल के आएंगे। ये शासक मूलतः से राजा के नीचे जो गुलाम हुआ करते थे वही थे, पर राजा उस पीरियड के अंदर स्लेव्स को बहुत ही इंपॉर्टेंस देता था, और बिकॉज राजा स्लेव्स को इंपॉर्टेंस देता था तो ये जो स्लेव्स हुआ करते थे वो ग्रेजुअली राजा की इक्विवेलेंट की पोजीशंस पे आ जाते थे। ऐसी बहुत बार हमको परिस्थिति देखने को मिलती है। मोहम्मद गजनी की जब हम लोग बात करते हैं वो भी इसी कंडीशंस में और इसी लीनियज के अंदर से निकल के आए थे। मोहम्मद गजनी के आगे के फोर फादर्स की जब हम लोग बात करेंगे तो हमें देखने को मिलता है कि एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था अल्पगीन। ये अल्पगीन मूलतः से तुर्किश ओरिजिन का स्लेव था जो समानिड साम्राज्य जो ईरान से निकल के आया था उसके अंडर में काम करता था। ये अल्पगीन था, इसने ही अफगानिस्तान के अंदर हमें देखने को मिलता है कि गजनी नाम के एक शहर को कब्जे किया, और इसके बाद इसके जो भी वंशज वहां से निकल के आए इन सबको टाइटल के अंदर गजनवीड या गजनी किंगडम के राजा के रूप में कंसीडर किया गया। तो भारत में हम जिसे मोहम्मद गजनी के रूप में पहचानते हैं, ये मोहम्मद गजनी की जो बैकग्राउंड है, ये गजनवीड एम्पायर की जो बैकग्राउंड है, और गजनीज इन्वेजन की जब हम लोग बात करते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि 1000 से लेके 1026 तक ये जो 25 एक साल का जो टाइम फ्रेम था, ये टाइम फ्रेम के अंतर्गत जब हम लोग समझेंगे और उसके अंदर सबसे पहले हमको जो सवाल आता है कि हु वाज गजनी, एंड वी विल सी कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टर्म गजनी। तो जो व्यक्ति भारत के ऊपर आक्रमण कर रहा है उसका नाम मोहम्मद गजनी था। गजनी इसके लिए था क्योंकि इसके फोर फादर्स, उसके आगे के रूलिंग डायनेस्टी के जो मेंबर्स थे वो अफगानिस्तान में गजनी नाम के शहर से शासन चलाते थे। उसके फोर फादर्स और उसकी आगे की डायनेस्टी के जो मेंबरान थे वो अफगानिस्तान में गजनी नाम की जगह से अपना शासन चलाते थे, और बिकॉज ये लोग अफगानिस्तान में गजनी नामक जगह से अपना शासन चलाते थे, इसके लिए हमें देखने को मिलता है कि इनको गजनी के टाइटल के साथ जोड़ा गया। मोहम्मद गजनी मूलतः से अल्पगीन
अल्पतगीन के साथ-साथ हमें देखने को मिलता है सबुक्तगीन, और सबुक्तगीन के बाद हमें देखने को मिलता है कि मोहम्मद गजनी सत्ता के ऊपर आएगा। इसके पहले हमें देखने को मिला कि इसी के ही डायनेस्टी से जो गुलामी प्रथा के तहत राजा लोग निकल के आए थे, उनकी शुरुआत हुई। अल्पतगीन मूलतः से समानीड जो ईरानी एम्पायर था उसके शासक हुआ करते थे, उसके सामंत हुआ करते थे, उसके अंडर में काम करते थे। ये समानीड मूलतः से अरबों के साथ काम करते थे, पर अरबों के टूटने से समानीड डेवलपमेंट हुआ, समानीड डेवलपमेंट का डाउनफॉल हुआ, तो फिर अल्पतगीन जैसे इंडिपेंडेंट शासक निकल के आए। और अल्पतगीन मूलतः से जब कमजोर हुआ, तो ये अल्पतगीन के बाद हमें देखने को मिलता है कि उसके अंदर ही पॉलिटिकल क्राइसिस हुई, वॉर ऑफ सक्सेशन हुई, और इसी की डायनेस्टी से हमें देखने को मिलता है कि एक राजा निकल के आया जिसका नाम है सबुक्तगिन। ये सबुक्तगिन ही था जिसने देखा कि भारत की पॉलिटिकल परिस्थिति उस पीरियड के अंदर ठीक नहीं थी, और उसको ये भी समझ में आ रहा था कि इंडिया की जो नॉर्थ वेस्ट कंडीशन है, ये नॉर्थ वेस्ट कंडीशन उतनी सिक्योर नहीं थी। दिस इज अ पीरियड बिटवीन दी 950 टू 1000। एंड अगर आपको इस दौर की भारतीय इतिहास की कहानी पता होगी, तो गुर्जर प्रतिहारों का पतन होने की शुरुआत हो गई थी। हमें देखने को मिल रहा था कि गुर्जर प्रतिहारों के डिक्लाइन के कारण बहुत सारे राजपूत किंगडम्स का इमर्जेंस हुआ, पर ये राजपूत किंगडम्स इंटरनल बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट में रहे। हमें इसी पीरियड के अंदर देखने को मिलता है कि पाल किंगडम की शुरुआत हुई, पर पाल भी अब धीरे धीरे डिक्लाइन में जा रहे थे। नीचे साउथ इंडिया या डेक्कन में देखोगे तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी देखने को मिलती है, और हमें यह भी देखने को मिल रहा है कि ये जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी है, उसका भी डाउनफॉल होने की शुरुआत हो चुकी है। तो इन परिस्थितियों में और इन घटनाओं को जब हम लोग ध्यान से देखते हैं, तो हमें एक चीज समझ में आ रही है कि यहाँ की पॉलिटिकल कंडीशंस और यहाँ की जो इकोनॉमिक कंडीशंस और यहाँ जो इश्यूज निकल के आए थे, उसका लाभ उठाने की कोशिश की गई सबुक्तगिन के द्वारा। अल्पतगिन, अल्पतगिन के बाद सबुक्तगिन, और उसके बाद मोहम्मद गजनी भारत के ऊपर आएगा। अल्पतगिन कभी नहीं आया, अल्पतगिन के बाद सबुक्तगिन आया। सबुक्तगिन के बाद हमें देखने को मिलता है कि उसके और उसके सक्सेसर्स के अंतर्गत हमें देखने को मिला कि ये भारत की तरफ आएंगे। अल्पतगिन को ये चीज पता थी पहले से ही कि भारत की पॉलिटिकल कंडीशन अच्छी नहीं है। सबुक्तगिन जो उसका सक्सेसर के रूप में आया, उसने उसको कंटिन्यू किया और भारत की नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर जो लोकल डायनेस्टीज थी उनके साथ संघर्ष किया। और नॉर्थ वेस्ट डायनेस्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लोग बात करेंगे, तो हमें देखने को मिलता है कि एक डायनेस्टी हुआ करती थी जिसे हम लोग कहते हैं हिंदू शाही डायनेस्टी। एक ऐसी डायनेस्टी जो आज के उत्तर पश्चिम विस्तार के अंदर आई हुई है। एक ऐसी डायनेस्टी जो गेटवे टू इंडिया के रूप में कंसीडर की जाती थी। गेटवे टू इंडिया इसके लिए क्योंकि ये डायनेस्टी इस दौर के अंदर निकल के आई है जिसको कंटिन्यूअसली विदेशी आक्रमण झेलने पड़े। और ये जो हिंदू शाही डायनेस्टी है, इसने ही ये गजनवीड किंगडम्स का सबसे बड़ा, मैं कहूंगा कि एक प्रकार का इंपैक्ट झेला। और इसी के कारण हमें यहां से देखने को मिलता है कि इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने की शुरुआत हुई। हिंदुस्तान डायनेस्टी में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था जयपाल, और जयपाल की सबुक्तगिन के साथ लड़ाई हो गई। हमें यह देखने को मिलता है कि जब सबुक्तगिन की मृत्यु हुई, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सबुक्तगिन के फैमिली के अंदर संघर्ष होने की शुरुआत हुई। ये संघर्ष में सबुक्तगिन उस पीरियड के अंदर चाहता नहीं था कि मोहम्मद, जो उसका एक और बेटा है, वो राजा के रूप में बने, और सबुक्तगिन ने अपने छोटे बेटे इस्माइल को सत्ता के ऊपर बिठा दिया। मोहम्मद गजनी का इतिहास ये कहता है कि मोहम्मद गजनी अपने भाई को मार के, उसको हटा के सत्ता के ऊपर से पावर के ऊपर आया। और इस बेसिस के रूप में हमें देखने को मिलता है कि मोहम्मद, जो सबुक्तगिन के बेटे के रूप में था, जिसने अपने ही भाई को, एक कहूंगा कि कांटे के रूप में जो था, उसको हटा दिया, और हटाने के बाद वी विल सी कि वो सत्ता के ऊपर आया और उसने अपने आप को कहा कि मैं तो यामीन उद्दौला हूं, मैं तो राइट हैंड ऑफ एम्पायर हूं, मैं इस्लाम के खलीफा का सबसे बड़ा चैंपियन के रूप में निकलने के आने की कोशिश करूंगा। और मेरा मैसेज ये होगा कि जहां जहां इस्लाम का पॉलिटिकल, मिलिट्री और रिलीजियस कॉन्क्वेस्ट करना है अलोंग विथ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, उसको मैं फुलफिल करूंगा। तो मोहम्मद गजनी चाहता था कि उसका नाम, उसका साम्राज्य बहुत बड़ा बने। मोहम्मद गजनी इसके लिए हमें यह भी देखने को मिलता है कि एक रिलीजियस सिंबल और रिलीजियस टूल का भी उपयोग करेगा। और इन सब को ध्यान में रखते हुए वी विल कम टू नो कि भारत के अंदर और भारतीय दृष्टिकोण से मोहम्मद गजनी ने
विदेशी आक्रमण के रूप में भारत के ऊपर आक्रमण करने की शुरुआत की सर। इस बेसिस के रूप में मोहम्मद गजनी ने प्लान किया कि मैं भारत के अलग-अलग विस्तारों के ऊपर अटैक करूंगा। इनके ऊपर अटैक करके इनकी जो रिसोर्सेस है, इनकी जो ट्रेजरी है, इनकी जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है वो तोड़ दूंगा और अपने साम्राज्य में उसको फुलफिल करा दूंगा। इस दृष्टिकोण से वी विल सी कि इन बिटवीन द पीरियड ऑफ 1000 टू 1026 भारत के अंदर 16 टाइम्स मोहम्मद गजनी ने आक्रमण किया। ये 16 दफे के आक्रमण में कभी वो पंजाब की तरफ आता, ये 16 टाइम के आक्रमण के अंदर कभी वो आज के कन्नौज की तरफ जाता, कभी वो आज के राजस्थान की तरफ आने की कोशिश करता और इसी के कंटिन्यूएशन में उसका एक बहुत बड़ा अटैक भारत के ऊपर हुआ जब उसने सोमनाथ के ऊपर अटैक किया। और सोमनाथ जो ज्योतिर्लिंग का एक बहुत बड़ा, मैं कहूंगा कि प्लेस ऑफ वर्शिप था शिव जी के। यूपीएससी ने ऑलरेडी इसके ऊपर सवाल पूछा है कि सोमनाथ इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग्स। यस, ये स्टेटमेंट सही है। आप देखोगे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से पीटी में एक सवाल आया था कि सोमनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में आता है कि नहीं आता है, तो आता है सर, ठीक है। जब हम लोग बात करते हैं इसकी और भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से जब हम लोग इनको समझेंगे तो इन्होंने भारत के ऊपर करीबन 16 से 17 मिलिट्री कैंपेन्स चलाए। इन 17 मिलिट्री कैंपेन्स के अंदर इन्होंने भारत के मंदिरों को टारगेट किया, क्योंकि फायदा ये था कि मंदिरों को टारगेट करेंगे तो मंदिर, भारत के अंदर इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे, मैंने आपको पिछले क्लासेस के अंदर भी बताए थे। क्योंकि टेम्पल्स वर नॉट जस्ट स्मॉल बॉडीज जहां खाली लोग रिलीजियस और पिलग्रिमेज के लिए जाते थे। टेम्पल्स वर वन सच इंस्टीट्यूशंस इन द इंडियन हिस्ट्री और इंडियन कल्चर जो इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, कल्चर, पॉलिटिक्स सबके साथ जुड़े हुए थे। और मोहम्मद गजनी की जो अटैक्स थी वो इस दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि गजनी को पता था कि मंदिरों के अंदर से सिर्फ धन अखूट रूप से नहीं आएगा, उसके सिवाय उसको बहुत सारे और भी लाभ हो गए, क्योंकि टेम्पल्स वर आल्सो द सेंटर्स ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोल। और जब एक बार टेम्पल इंस्टीट्यूशंस टारगेट होंगे तो ग्रेजुअली उसका पॉलिटिकल मैसेज भी भारत के अलग अलग विस्तार में जाएगा और राजा सरेंडर करने की शुरुआत करेंगे। तो एक से अधिक प्रकार के ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से मोहम्मद गजनी ने भारत के ऊपर आक्रमण किया और कहा कि भारत के इन्फिडल्स, जो एक प्रकार के कुफ्र करने वाले लोग हैं, जो इस्लाम में नहीं मानने वाले लोग हैं, जो रिलीजियस मैसेज के रूप में इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं करने वाले लोग हैं, उन सबको मैं पनिश करूंगा। और इस बेसिस के रूप में उसने भारत के ऊपर आक्रमण किए। खैर, उसके आक्रमण के बाद कितने लोगों ने इस्लाम को एक्सेप्ट किया और नहीं किया, उसको लेके एक अलग ही डिबेट चलती है। और ये डिबेट कभी हम लोग ऑप्शनल के ऊपर डिस्कस करेंगे कि क्या मोहम्मद गजनी के आक्रमण करने के पीछे के जो कारण थे उसमें धार्मिक उद्देश्य ज्यादा था या उसके अंदर पॉलिटिकल और मिलिट्री और इकोनॉमिक इंटेंशन ज्यादा था। तो ये जो डिबेट्स है, ये डिबेट्स हम लोग जीएस में नहीं करते, बट हम जब आप ऑप्शनल के अंदर हमारे साथ पढ़ेंगे तो मैं आपको इसके अंदर से डिस्कस कराऊंगा। बट हमें ये देखने को मिल रहा है कि मोहम्मद गजनी ने भारत के ऊपर आक्रमण किए। ये आक्रमण करते करते उसने ग्रेजुअल सेंस के अंदर भारत की लोकल डायनेस्टीज को टॉपल करने की शुरुआत की। इस डायनेस्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से इसने भारत के अंदर जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में सबसे पहली डायनेस्टी आती है, जिसे हम लोग हिंदू शाही डायनेस्टी के रूप में पहचानते हैं, उसको टारगेट किया। जब नॉर्थ वेस्ट का इंडिया भारत का छूटने की शुरुआत हुई या वो उसके हाथ में आने की शुरुआत हुई, तो मोहम्मद गजनी वहां से आगे जाता है और जाते जाते हमें ये देखने को मिलता है कि वो कन्नौज की तरफ जाएगा। कन्नौज जाने के बाद हमें ये भी देखने को मिलता है कि वी विल सी कि वो भारत के अंदर सोमनाथ के ऊपर भी आक्रमण करेगा। और सोमनाथ का आक्रमण इतना भारी था क्योंकि यहां से जो जिस प्रकार का पैसा कलेक्ट करके गया था, वो कैसा उसने अफगानिस्तान के अंदर पूरी गजनी सिटी को रिबिल्ड करने के लिए लगा दिया और कुछ कई सौ सालों तक या कई सालों तक उसको, वो वेल्थ के कारण अफगानिस्तान की जो इकोनॉमी है उसको रिवाइव किया गया बाय द मनी दैट वाज लूटेड एंड प्लंडर्ड आउट ऑफ सोमनाथ टेम्पल। इसको लेके काफी लोग डिबेट के ऊपर करता रहते हैं चर्चा, मैंने आपको बताने की कोशिश की। और ये डिबेट यही थी कि क्या रिलीजियस ऑब्जेक्टिव सोमनाथ के ऊपर या भारत के बाकी सारे टेम्पल्स के ऊपर अटैक करने के पीछे के कारण थे, या वी विल सी कि मोहम्मद गजनी के जो इन्वेजन हुए उसके पीछे पॉलिटिकल, मिलिट्री
और भी रीजंस हुआ करते थे। क्योंकि हिस्ट्री के अंदर अगर आप देखोगे तो खास करके मध्यकालीन युग की जब हम लोग बात करेंगे, तो मध्यकालीन युग में एक चीज हमको बहुत सिग्निफिकेंटली निकल के आई, वो है डेसिक्रेशन ऑफ टेम्पल्स। एंड ड्यूरिंग द होल मिडिवल इंडिया, majority of the kingdoms which were of the foreign origin and many of the local indigenous origin dynasties, so whenever they used to fight, many a time the temple institutions were being attacked. And because the temple institutions were being attacked, so it was seen in such a way that the institutions of this country or the temple institutions were vandalized in many a times. खैर मोहम्मद गजनी की जो पूरी की पूरी अटैक सिस्टम रही भारत के अंदर, ये इसके कारण एक बहुत बड़ी इम्पैक्ट क्रिएट करके गया और इसके कारण एक डिबेट चलती है और डिबेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें निकल के आती है और बातें इस तरह से निकल के आती है कि क्या मोहम्मद गजनी के आक्रमण के कारण क्या थे। पहली तो डिस्कशन ये निकल के आई। दूसरी, मोहम्मद गजनी के पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल सी कि एक डिस्कशन ये भी हुई कि व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ गजनवीज इन्वेजन ओवर इंडिया। सेकेंडली, what were the sources that give us the detail about the मोहम्मद गजनी's invasion on India? कौन से स्रोत थे जो मोहम्मद गजनी के आक्रमण को भारत की तरफ दर्शाता है। भारत की तरफ दर्शाने का मतलब यह है कि उस टाइम पे कुछ कुछ कंटेम्प्रेरी ऑथर्स हुआ करते, कंटेम्प्रेरी सोर्स हुआ करते थे जो ये बता रहे थे कि मोहम्मद गजनी ने आक्रमण किया, हमने देखा है। तो गजनी के आक्रमण के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सोर्स का हमेशा याद रखेगा जिसका नाम था अल बिरूनी। अल बरूनी एक्चुअली गजनी के साथ ही भारत में आया था और आज के उत्तर पश्चिम यानी कि पंजाब वाले विस्तार के अंदर गजनवीड सेना का जब मोबिलाइजेशन हो रहा था, तब उनके साथ अटैच होके उसने बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व की थी और नोटिस की थी। और ये नोटिस के थ्रू उसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था किताबुल हिंद। एंड अंडर दिस बुक ऑफ किताबुल हिंद ही ऑब्जर्व्स अबाउट what needs to be done and how India was perceived with respect to foreigners. ये अल बरूनी ने किताबुल हिंद के अंदर सोमनाथ मंदिर के बारे में भी लिखा और उसने कहा कि हमारे राजा मोहम्मद गजनी ने जब ये भारत के टेम्पल्स के ऊपर अटैक किया और टेम्पल्स के ऊपर अटैक करने के बाद अपने आप को बुट शिकान के रूप में टाइटल दिया। बुट शिकान मतलब एक ऐसा टाइटल जहां राजा अपने आप को ये क्लेम कर रहा था कि आई एम द डिस्ट्रॉयर ऑफ द आइडल्स, मैं जितनी भी मूर्तियां हैं उन सबको डिस्ट्रॉय करके आया हूं। और इसके कारण वी विल सी कि गजनी के आक्रमण को वो एक सिग्निफिकेंट मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा गया। अल बिरूनी ने भारत की पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल और ज्योग्राफिकल कंडीशंस के बारे में भी ऑब्जर्व किया है और अल बरूनी ने लिखा है कि भारत के थ्रू या भारत के तहत सांस्कृतिक रूप से अगर आप देखा जाए तो बहुत सारी चीजें संस्कृत लिटरेचर और पुराणों नॉलेज के बारे में भी अल बरूनी ने बताया है। पुराण के बारे में इसके लिए क्योंकि अल बरूनी बहुत सारे पुराणों को पहले खुद पढ़ता है, उसको किसी ने संस्कृत सिखाई थी एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अल बरूनी जो है उसको ट्रांसलेट करके उसमें से अपना साहित्य और अपना लिटरेचर बनाने की शुरुआत करेगा सर। खैर, तो इस वजह के रूप में अल बरूनी द मैथमेटिशियन, फिलोसफर एंड द कंपोजर of astronomy and historian came to India along with Muhammad Ghazni. He learned Sanskrit and studied the religious philosophical of text before composing Kitabul Hind. He also translated the Greek verb of Elucid into Sanskrit. He transmitted Aryabhat's magnum opus Aryabhatiam that talks about the thesis that Earth's rotation and its axis creates the day and night, मतलब जो geographical point of से बात की गई है, and he was the inter-civilizational connect between India and the rest of the world. ये एक विदेशी व्यक्ति आया है जो सेंट्रल एशिया से बिलोंग करता था और भारत में आके भारत के बारे में लिख रहा है कि देखिए मैं आया, मैंने भारत के अंदर ऐसी परिस्थिति को समझा है और मुझे बहुत ही आनंद आया कि क्या बात है सर। ओके, इस कंडीशन में हमें यहाँ से देखने को मिला कि भारत के अंदर मोहम्मद गजनी ने एक बहुत बड़ा आक्रमण किया। यह आक्रमण की
कारण और आक्रमण के पॉइंट ऑफ व्यू से एक डिबेट ये चलती है कि वाई मोहम्मद गजनी गॉट द सक्सेस इन द इंडियन कंक्वेस्ट और द अटैक्स ओवर इंडिया। आप समझने की कोशिश करिए कि एक व्यक्ति भारत के ऊपर 17 दफा अटैक कर गया और भारत की पॉलिटिकल कंडीशंस इतनी कमजोर रही कि इन 17 दफा अटैक करने के बावजूद भी हम उसको रोक नहीं पाए। खैर, ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग विस्तारों पे अटैक करता रहा। ही continued to attack in different time zones in different regions. Still it is significant to understand this part. ये अटैक करने के पीछे का मैंने आपको ऑब्जेक्टिव और इंपैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताने की कोशिश की कि ये अटैक्स जो भारत के ऊपर हुए उसके कारण उसको बड़ा फाइनेंशियल फायदा हुआ। ये अटैक्स में गजनी सक्सेसफुल हुआ, उसके पीछे का कारण था क्योंकि उसके पास एक बहुत बड़ी परमानेंट प्रोफेशनल आर्मी थी और ये आर्मी के अंदर एक से एक तगड़े गुलाम हुआ करते थे। ये गुलाम वैसे गुलाम हुआ करते थे जो राजा की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे और राजा का विश्वास जीतने के लिए अपना सब कुछ देने के लिए कुर्बान थे और इसके कारण इनकी सक्सेस रेशियो बड़ी हाई रही। भारत इंटरनल पॉलिटिकल वीकनेसेस से गुजर रहा था। गुर्जर प्रतिहारों का पतन हो चुका था, राजपूत डायनेस्टीज निकल के आई थी, पर इनके बीच में एकजुटता यानी कि यूनिटी का अभाव आपको देखने को मिलता है। इन परिस्थितियों में जब विदेशी आक्रमण हुए तो हमें यहां से यह देखने को मिलता है कि जो प्रोफेशनल आर्मी गजनवीड्स लेके आए थे वो प्रोफेशनल आर्मी का अभाव और वेपन्स का अभाव वहां से देखने को मिलेगा। हमारे शासक वी विल सी कि हाथी के ऊपर लड़ाई कर रहे थे और वेस्ट एशिया से आए हुए और सेंट्रल एशिया से आए हुए जो इन्वेडर्स थे वो घोड़े के ऊपर आए। हाथी फायदा भी था पर हाथी का नुकसान भी था कि हाथी आपकी मोबिलिटी रोकती थी, हाथी आपकी स्पीड रोकती थी और इन सब के कारण हमें यह भी देखने को मिला कि ग्रेजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे मर्सनरीज का सहारा लेके भी मोहम्मद गजनी का भारत के अंदर एक प्रकार की विजय हुई। विजय का मतलब है कि 17 दफा वो आक्रमण कर पाया। हमारे पास आंकड़े हैं कि मोहम्मद गजनी ने बहुत बड़ी मात्रा में पैसे लूटे थे। करीबन 5 लाख दिनार की कहानी आपको लिखी गई है। करीबन 2,60,000 दिनार कॉइन्स के रूप में आपको मिलेंगे और 30,000 दिनार के गोल्ड एंड सिल्वर वेसल्स की कहानी आपको देखने को मिलती है। ये सब चीजें दर्शा रही है कि कितनी बड़ी मात्रा में अखूट पैसा ये भारत से लेके गया और इन पैसे को उसने अपने सैनिकों के अंदर बंटवा दिया। जब ये पैसा अपने सैनिकों के अंदर बंटवा दिया तो इट वॉज बट ऑब्वियस कि ये पैसे से उसके सैनिकों का मोटिवेशन बढ़ा और मोटिवेशन बढ़ने के कारण हमें ये देखने को मिला कि गजनी का जो आक्रमण हुआ उसमें उसको सक्सेस मिलता है सर। ओके, ये गजनी जब सोमनाथ के ऊपर आक्रमण करता है 1025 में, मैंने आपको बताया अभी, तो इसके लिए ऑथर्स कहते हैं कि करीबन 20 मिलियन दिनार्स उसने कमाए थे या लूट के लेके गया था। ये आंकड़ा प्लस माइनस हो सकता है पर इतनी बड़ी मात्रा में गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी लेके आने की जो बात थी, इसके थ्रू उसको बड़ा फायदा हुआ और ये कंटिन्यूस इन्वेजन्स करता रहा, अपनी इकोनॉमी को फुलफिल करता रहा, अपनी मिलिट्री को स्ट्रेंथ देता रहा और इस दृष्टिकोण से हमें देखने को मिलता है कि मोहम्मद गजनी जिस इंटेंशन से भारत में आया था इस इंटेंशन में बड़ा सक्सेसफुल रहा और कंटिन्यूसली हमें ये देखने को मिला कि उसने ये 17 टाइम्स इंडिया के ऊपर आक्रमण किए। रोमिला थापर बड़ी ही प्रोमिनेंट ऑथर है। ये रोमिला थापर लिखती है कि those who had suffered from the predatory invasion seemed to maintain a curious silence about them, and the Hindus and the Jain sources available on Somnath expedition do not corroborate or details the viewpoints which are found in the Arab chronicles. अल बिरूनी लिखता है कि मोहम्मद गजनी ने लूटफाट करके सोमनाथ के ऊपर अटैक करके हजारों करोड़ों और लाखों रुपए का जो ज्वेलरी और सोने के गोल्ड कॉइन्स थे वो लेके चला गया। पर भारत के कंटेम्पररी ऑथर्स इस गांव से जिस तरह से गुजर रहे थे उनको इसके दौर में लिखने की हिम्मत या इनके अंदर की एक दृष्टिकोण थी वो नहीं बन पाई। शायद तक हमारी कमजोरी रही होगी, शायद तक यहाँ के जो ऑथर्स थे उनको लग रहा होगा कि अभी तात्कालिक रूप में हम नहीं लिखेंगे, या गजनी के आक्रमण एक ऐसे दौर में हुए जहां बहुत सारे संस्थाओं को एक साथ तोड़ा जाता है और इसी के कारण वी विल सी कि जो लिटरेचर रहा भी होगा वो भी आज की तारीख में अवेलेबल नहीं है सर। ओके, और इसी बेसिस के रूप में वी विल सी कि जब ये अटैक हुए गजनी के
इस अटैक को पहले इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया, फिर कुछ ऑथर्स लिखते हैं कि ये अटैक को फिर कम्युनल एंगल भी देने की कोशिश की जाती है। खैर, इस दृष्टिकोण से अगर आप समझने की कोशिश करिए कि मोहम्मद गजनी ने अपनी एक डायनेस्टी की शुरुआत की अफगानिस्तान में गजनी नाम के प्रोविंस से, अल्तगिन, सबुक्तगिन और मोहम्मद गजनी। और ये मोहम्मद गजनी ही था जिसने अफगानिस्तान में और भी लोकल रूलर्स को अपने अंडर में लेके आया। ये मोहम्मद गजनी के जो आगे के शासक हुआ करते थे, इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर एक और लोकल डायनेस्टी जिसका नाम था घुरिड्स, इनको अपने फोल्ड में लेके आए। घुरिड्स को अपने फोल्ड में लेने का आने का मतलब यह है कि ये वो डायनेस्टी थी जो गजनी के ऊपर फिर से टाइम पावर के ऊपर आएगी आफ्टर द डेथ ऑफ द गजनविद डायनेस्टी। और गुरिड्स जो गजनी के अंडर में आने वाले रूलर्स थे, जो बड़े राजा के अंदर छोटे राजा के रूप में काम करने वाले राजा थे, ये गुरिड डायनेस्टी करीबन 1000 और मैं कहूंगा कि 1100 के ट्रांजिशन तक आते आते अपने आप को एस्टैब्लिश करेगी। और 1186 के आसपास का ये जो पीरियड था, जहां गुरिड डायनेस्टी के एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था मुइजुनिद मोहम्मद बिन सम गुरी, वो सत्ता के ऊपर आया और उसने ग्रेजुअली आप देखोगे एक नए डायनेस्टी की शुरुआत की जिसे हम लोग कहते हैं गुरिड डायनेस्टी। और ये गुरिड डायनेस्टी के अंतर्गत ही वी विल सी हमको देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति आया जिसका नाम था मोहम्मद घोरी, जिसको हम लोग ये नाम से पहचानते हैं मुइजुद्दीन बिन मोहम्मद शम्स। ठीक है, ये कोई और नहीं, ये आपका मोहम्मद घोरी है। ये मोहम्मद घोरी ने करीबन 1170s के आसपास के पीरियड से भारत के ऊपर नजर डालने की शुरुआत की। 1178 के अंदर ये मोहम्मद घोरी गुजरात की तरफ आने की कोशिश करेगा पर इसको सक्सेस नहीं मिला। ये मोहम्मद घोरी 1180s के समय पे पंजाब की तरफ गया और पंजाब से आते आते जब उत्तर पश्चिम की तरफ आया तो इसकी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान के साथ हुई। और पृथ्वीराज चौहान के साथ जब लड़ाई हुई, ये पृथ्वीराज चौहान के साथ दो लड़ाई होती है। पहली लड़ाई 1191 के अंदर होती है, बैटल ऑफ तरेन, फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन, जहां मोहम्मद घोरी की हार हो गई। अगेन एक दूसरी लड़ाई हुई 1192 के अंदर, जहां हमें देखने को मिलता है कि मोहम्मद घोरी जीत जाता है। और पृथ्वीराज चौहान के हारने के बाद मोहम्मद घोरी अपनी एक नई डायनेस्टी की शुरुआत करेगा जिसे हम लोग तुर्किश डायनेस्टी के रूप में पहचानते हैं। ये मोहम्मद घोरी था और इसी के ही गुलाम हुआ करते थे वी विल सी की कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने दिल्ली के सुल्तान्स की एक नई दौर की शुरुआत की। आज हम लोग खाली और खाली गजनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं और आपको चर्चा में ले रहे हैं कि वाई गजनी इन्वेडेड इंडिया, what was the objective behind the invasion of Muhammad Ghazni on India, how the Ghaznavid invasion has to be seen, what was observed by Al-Biruni in Kitab-e-Hind। साथों के साथों ये गजनवीड हिस्ट्री के अंदर से हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसकी इम्पैक्ट क्या हुई। और 150 साल के बाद जब गजनी गया, उसके 150 साल के बाद जब फिर से घुरियों का आक्रमण हुआ, ये घुरियों के आक्रमण ने भारत में दिल्ली के सुल्तान्स की शुरुआत की। ये दिल्ली के सुल्तान्स अल्टीमेटली हमें देखने को मिलता है कि 1200 ऑनवर्ड से अफगानिस्तान के साथ अपना संबंध तोड़ते हुए दिल्ली लाहौर में स्थायी हो जाएंगे। और यहां से ही गुलाम वंश यानी कि स्लेव डायनेस्टी, यहां से ही खिलजीस, तुगलक्स, सैयद और लोधीस की शुरुआत होगी, जो 1206 से लेकर 1526 तक रूल करते हैं। और ऐतिहासिक रूप में इन पांचों की पांचों डायनेस्टी को दिल्ली सल्तनत के रूप में कहा गया। आज ज्यादा नहीं जाएंगे, आज खाली और खाली गजनवी इन्वेजन के पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा की है। नेक्स्ट क्लास के अंदर जब मैं आपको मिलूंगा तो फिर से इसको ही कंटिन्यू करूंगा और घुरीद डायनेस्टी से शुरू करते हुए स्लेव डायनेस्टी और दिल्ली के सुल्तानत की तरफ जाएंगे। आज इतना ही रखते हैं, यहाँ पे खत्म करते हुए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि भारत में 3 दफा विदेशी आक्रमण हुए अर्ली मिडिवल इंडिया में। पहली बार 750 के आसपास या 712 सी में सिंध में आक्रमण हुआ अरबों के द्वारा। खैर ये आक्रमण हुआ, हमने कैसे भी करके भारतीय शासकों ने रोक दिया। दूसरा इन्वेजन सेंट्रल एशिया से होने की शुरुआत हुई और करीबन 1000 से लेके 1025 तक गजनी का आक्रमण भारत के ऊपर हुआ और वो एक नहीं दो नहीं पर 17 दफा भारत के ऊपर आक्रमण करता रहा। हम उसको रोक नहीं पाए।
अगेन 1178 से लेके हमें देखने को मिलता है कि 1200 तक आते आते एक और व्यक्ति जिसका नाम था मोहम्मद घोरी, उसने आक्रमण किया और उसी के ही सेनापति भारत के अलग अलग विस्तारों में स्थायी हो गए और इसके बाद ही इन्हीं के ही वंशजों को दिल्ली के सुल्तान के रूप में विराजमान किया गया। सवाल यह हुआ कि गजनी और गोरी के बीच में नई नई करके 150 साल का डिफरेंस था। ये 150 साल के डिफरेंस में भारत के सत्ताधीश यानी कि जो पावर के ऊपर बैठी हुई डायनेस्टीज है, वो क्या कर रही थी कि ये जो फॉरेन इन्वेजन्स हो रहे थे उसको रिपेल नहीं कर पाए, उसको रोक नहीं कर पाए। ये आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ के जा रहा हूं क्योंकि गजनी का आक्रमण 1026 के बाद नहीं हुआ। गजनी के करीबन 75-80 साल के बाद यानी कि 1070 या 1178 में मोहम्मद घोरी ने आक्रमण किया। तो सवाल यह बनता है कि जब मोहम्मद घोरी ने आक्रमण किया और उसके पहले गजनी ने आक्रमण किया था, इसमें 150 साल का अंतर है। इस दौर में भारत के सत्ताधीश जो पक्ष थे, जो जो इंस्टीट्यूशंस थे, जो रजवाड़े थे, वो ऐसा तो क्या कर रहे थे कि दे वर नॉट एबल टू स्टॉप और दे वर नॉट एबल टू लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। दोस्तों, इतिहास एक ऐसा विषय है जिसमें सीखने की आवश्यकता है। यूपीएससी कहता है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। अरबों का इन्वेजन हुआ, हमारे शासक नहीं सीखे। गजनी का आक्रमण हुआ, हमारे शासक नहीं सीखे। घोरी का आक्रमण हुआ, हमारे शासक तब भी नहीं सीखे। यूनाइटेड वी स्टैंड की जो कंसेप्ट थी वो हमारे शासकों के अंदर नहीं दिखी और इसी के कारण भारत कंटिन्यूअसली विदेशी आक्रमणों का भोग बनता रहा और ये जो विदेशी आक्रमण बनते रहे और इसके कारण ही यूपीएससी ये कहता है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ये अपने आप को पुनरावर्तित करता रहता है, ये अपने आप को दोहराता है अलग अलग आकार में, अलग अलग घटनाओं के रूप में, अलग अलग कैरेक्टर्स के रूप में, पर उसका जो मेन नेचर देखोगे वो सेम होगा। खैर, घोरी के ऊपर नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे, आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास के लिए हमारे साथ जरूर से जुड़िएगा। अनअकैडमी के ऊपर डिस्काउंट अवेलेबल है अभी। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो यू कैन यूज दिस कोड PN लाइव और आपको अभी 50% ऑफ अवेलेबल मिल रहा है इन द फाउंडेशन सब्जेक्ट्स ऑफ GS एंड ऑप्शनल। जरूर से लाभ लीजिए, ये ऑफर शायद वापस नहीं आएगी। एक और सेशन के साथ वापस मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। लेट्स क्रैक इट। जय हिंद।